हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गोपाल सर अपने स्टडी चैनल स्टडी विद गोपाल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग जैसा कि वीडियो के इंटरफेस पे देखे होंगे कि इसमें लिखा है कि मतलब यूपी बोर्ड स्पेशल। तो स्पेशल में क्या होने वाला, कुछ स्पेशल जैसे कि नहीं, स्पेशल होने वाला है। स्पेशल में क्या रहेगा कि आपको मतलब अभी के लिए आपको ये बताया जाएगा कि यूपी बोर्ड अपना जो है प्रीवियस ईयर में कितने ज्यादा क्वेश्चन को मतलब पूछा है और वो क्वेश्चन कितनी बार वो रिपीट करता है। ठीक है, आपको सबको पता है कि यूपी बोर्ड में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, मतलब पिछले साल के ही क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम लोग ये कर लें कि मतलब पिछली साल के जितने क्वेश्चन वो पूछा है, अगर हम लोग उनको एक जगह मतलब एक जगह कंसंट्रेट करके एक जगह रख के मतलब एक जगह इकट्ठा करके देख लें कितने क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, अगर उन क्वेश्चनों की अच्छे से स्टडी कर ले हम लोग, तो इसका मतलब है हम लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोगों को कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर का 90% से अबव सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बट पढ़ने से पहले आप लोग भूल जाते हो, पढ़ते पढ़ते अच्छी चीजें पाते ही भूल जाते हो कि मतलब वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ढेर ढेर शेयर करिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, इसके बाद तो हम लोग अभी फिलहाल चर्चा करने वाले हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका उपसर्ग संयोजी यौगिक है, इस चैप्टर से यूपी बोर्ड ने पिछले साल में कितने ज्यादा क्वेश्चन को पूछा है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम अलग अलग सोर्सेज से मतलब अलग अलग स्रोत से लेके आए हैं, हम कहीं न कहीं से खोज के। अब कहाँ से लेके आए आपको बता नहीं सकते, कहाँ से लेके आए, बहुत खोजना पड़ा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए और खतरनाक नंबर लेके आइए। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो आपका यूपी बोर्ड में पूछा था इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन, फिर ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को बताएंगे और वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे, नहीं तो आप जान सकते हैं आपका कितना बड़ा नुकसान होने वाला। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यूपी बोर्ड ने पूछा है कई बार में, ये पहला क्वेश्चन आपका है। तो इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि द्विक लवण, ठीक है, द्विक लवण तथा संकर लवण, ठीक है, में प्रमुख अंतर जी आपसे पूछा है। तो द्विक लवण और संकर लवण में प्रमुख अंतर स्पष्ट करने के लिए आपसे कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद इसमें जो है सबको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये द्विक लवण और संकर लवण ये होते क्या। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति के लिए बात करेंगे तो आपको चैप्टर के फर्स्ट में ही पढ़ाया गया होगा कि होते हैं कुछ योगात्मक यौगिक जिनको हम आणविक यौगिक भी कहते हैं। अब योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, जैसे ये मार्कर और ये इसका कैप, इसको हम जोड़ देते हैं ऐसे तो एक पूरा कंप्लीट मार्कर बनाता है। ठीक है, ये मार्कर का हाफ पार्ट है, ये उसका कैप, इसको जोड़ देंगे तो कंप्लीट मार्कर बन जाएगा। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे कंपाउंड्स को, कुछ छोटे छोटे यौगिकों को हम जब जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो जो उनसे जो नया यौगिक बनता है उसको हम कहते हैं एडिशनल कंपाउंड या फिर योगात्मक यौगिक कहते हैं। योगात्मक मतलब दो यौगिकों को, दो कंप्लीट यौगिकों को जोड़ के बनाया गया यौगिक। ठीक है, तो योगात्मक यौगिक के दो पार्ट हैं, द्विक लवण और संकर लवण। तो देखा जाएगा ध्यान से तो ये लोग हैं योगात्मक यौगिक जिसको एडिशनल कंपाउंड कहते हैं। इनके दो पार्ट हैं। ठीक है, एक होता है आपका द्विक लवण, ठीक है, और एक आपका होता है संकर लवण। ठीक है, और इसी संकर लवण को ही हम लोग आगे चल के क्या बोलते हैं, उपसह संयोजी यौगिक, अथवा करके इसी को हम लोग उपसह संयोजी यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, द्विक लवण या संकर लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसह संयोजी यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है ना, इनका कई नाम है। ठीक है, क्योंकि इनको खोजा था किसने, अल्फ्रेड वर्नर ने। उनकी थियरी जो थी उसी के अकॉर्डिंग में बताया गया है कि ये जो संकर लवण या द्विक लवण होते हैं इनको वर्नर ने खोजा था, तो उन्हीं के नाम पे इन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, वर्नर यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन यौगिकों को पढ़ने से पहले इन दोनों को थोड़ा चर्चा करते हैं। योगात्मक यौगिक क्या है, अभी जस्ट हमने बताया कि दो यौगिकों को जोड़कर, जैसे ए कोई कंपाउंड है, बी कोई कंपाउंड है, इनको जोड़कर जो कंपाउंड बनेगा यही कहलाएगा आपका कौन सा कंपाउंड, योगात्मक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, और ये दोनों कंपाउंड अपने आप में स्टेबल रहेंगे। ठीक है, दोनों दो पूर्ण यौगिकों को जोड़कर हम लोग एक नया पूर्ण यौगिक बनाते हैं तो आपका कहलाता है योगात्मक यौगिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको हम दिखाते हैं, जैसे आप जोड़िए पोटेशियम सल्फेट को K2SO4 को और एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2SO4 का थ्राइस, इन दोनों को
कुछ मॉलिक्यूल्स H2O के लेके जोड़ दीजिए, 24 मॉलिक्यूल्स H2O के लेके जोड़ दीजिए। इनको जोड़ने के बाद ठीक है, जो कंपाउंड आपका बनने वाला है ठीक है, इनको और इनको उसमें इतना पानी मिलाकर आप इसको थोड़ा सा हीट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ये हीट होगा एक नया कंपाउंड बनेगा, जो कौन से मतलब जो कौन सा कंपाउंड रहेगा, योगात्मक यौगिक रहेगा, वो आपका बनता है पोटासियम। ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24 H2O, ये कंप्लीट आपका कंपाउंड बनता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं। ठीक है, फिटकरी, देखो पोटासियम, पोटास एलम कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटकरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिटकरी का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब ये जो आपका है फिटकरी, ये योगात्मक यौगिक है, बट ये कौन सा योगात्मक यौगिक है, संकर लवण है। ठीक है, कि द्विक लवण है। ये कैसे पहचानेंगे हम लोग, ये पहचानने के लिए इनके अलग अलग मतलब डेफिनेशंस हैं, इनकी अलग अलग पहचान है, उनको हम देखेंगे कि क्या होते हैं संकर लवण और क्या होते हैं द्विक लवण। ठीक है, तो इनके अंतरों को हम अलग अलग करके डिवाइड कर दे रहे हैं, फिर उनको एक एक करके समझ लेंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आप सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, डेफिनेशन में क्या रहेगा, एक कंप्लीट डेफिनेशन द्विक लवण की। क्या है, ऐसे योगात्मक यौगिक जो केवल ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, परंतु गलित या द्रवित अवस्था में अपनी पहचान खो देते हैं और अपने सभी आयनों में विभाजित हो जाते हैं, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आप गलित अवस्था में विभाजित हो जाते हैं मतलब इसका क्या मतलब है कि जब इनको हम आयनों के रूप में लेके जाएंगे, अर्थात जब इनको हम किसी सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, किसी विलयन में घोलेंगे, तो अपने सभी आयनों टूट जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपनी पहचान क्या कर देते हैं, खो देते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे फिटकरी। फिटकरी का जो नॉर्मल फार्मूला देखिए है, ये X2SO4 और M2SO4 का थ्राइस और 24 H2O है, जहाँ X क्या होता है, X होता है कोई फर्स्ट ए का, अगर साइड जो फर्स्ट ए है जिसमें क्या आपका पोटेशियम हो गया। ठीक है ना, ठीक है, लिथियम हो गया आपका, ये सब हो गया। ठीक है, जहां पर ये X क्या है, फर्स्ट एक एलिमेंट है, मतलब कोई ऐसा आयन जिस पर संयोजकता कितनी होती है, एक होती है। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम प्लस हो गया, ठीक है, पोटेशियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस हो गया, ये सब यहाँ पर हो सकते हैं X की जगह पर। और इस M की जगह पर कौन रहेगा, कोई ऐसा आयन जिसमें संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फेरस हो गया, तो M की जगह पर ये सब आएंगे और X की जगह पर ये सब आ सकते हैं। ठीक है, तो M की जगह पर फेरस नहीं फेरिक हो गया, Fe3+, ठीक है ना, और Cr3+ हो गया। ठीक है ना, ऐसे ये सब आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फेरिक और Cr3+ ये दोनों आ सकते हैं। तो फिटकरी का ये नॉर्मल फार्मूला है, बट फिटकरी में भी कई फिटकरियाँ होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए, इसके बारे में आप लोग सब लोग अच्छे से जानते होंगे। इसको हम कहते हैं पोटास एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसको हम कहते हैं फिटकरी। ठीक है ना, इसका नाम होता है पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम। और ये आपका क्या देखिए, K2SO4 Cr2SO4 का होता है 24H2O, ये आपका है क्रोम एलम। क्या है, क्रोम एलम। और वैसे ये आपका क्या है, NH4 का ट्वाइस SO4, Fe2SO4 का थ्राइस। ये क्या है, ये आपका है फेरिक एलम। ठीक है, फेरस नहीं, फेरिक एलम है। अच्छा, एक और अस वाली प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे देखिए, अगर कोई भी आयन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, मतलब परिवर्तित संयुक्ता शो करता है, दिखाता है, तो उसकी जो कम वाली संयुक्ता होगी उसमें अस होगा, और जो ज्यादा वाली संयुक्ता है उसमें क्या होगा, एक होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, Fe2+ भी बनाता है और Fe3+ भी बनाता है। Fe अगर 2+ के साथ कोई कंपाउंड बनाएगा, जैसे मान लीजिए FeCl2 बनाएगा अगर, ठीक है, और वैसे अगर FeCl3 बनाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे फेरस क्लोराइड, इसको हम पढ़ेंगे फेरिक क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फेरस की वैलेंसी कितनी है, 3 है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है। यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर हम लोग जो है फेरस और फेरिक कह सकते हैं। ठीक है, बाकी अपना इधर देखिए, अब इसका और भी एग्जाम्पल है। इसका और एग्जाम्पल क्या हो गया, कार्नेलाइट हो गया, KCl MgCl2 और 6 टाइम्स H2O। मोअर लवण हो गया, FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6 टाइम्स H2O। इसके बाद अब संकर लवण की बात करते हैं। संकर लवण क्या होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं उपसंयोजी यौगिक। संकर लवण या उपसंयोजी यौगिक क्या होता है, इनका डेफिनेशन देखिए क्या रहेगा, ऐसे योगात्मक यौगिक जो सभी परिस्थितियों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, तथा इनको जब हम गलित या द्रवित अवस्था में लेके जाएंगे तो ये अपने सभी आयनों में नहीं टूटते हैं। ये बस 2 आयन देते हैं, एक साधारण आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन, जिसको हम कहते हैं संयुक्त आयन। ठीक है ना,
विभाजित हो जाते हैं, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, संकर लवण या उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे पोटेशियम, क्या इसको कहते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट K4FeCN6, और इसका दूसरा एग्जांपल है CuNH3 का 6 टाइम्स Cl2। अच्छा, इनकी जो सबसे बड़ी पहचान है कि मतलब ये पहचान बना रखते हैं और पहचान खो देते हैं, इसका क्या मतलब होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हम फिटकरी को, कहाँ गया फिटकरी, देखिए ये जो आपका है, इसका एग्जाम्पल कौन सा, द्विक्लवड़ का एग्जाम्पल। अगर हम फिटकरी को घोल देते हैं किसमें, जली विलयन में, तो फिटकरी को जैसे ही आप घोलोगे किसी पात्र में, जैसे घोल दीजिए फिटकरी को, तो इस पात्र में आपको, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस वाले पोटासियम को घोलते हैं, इसमें आपके पोटेशियम के भी आयन मिलेंगे, ठीक है ना, सल्फेट के भी आयन मिलेंगे, ठीक है ना, और आपको एल्यूमिनियम का भी आयन मिलेगा 3+ का, और आपको फिर तो वाटर तो आपका रहेगा, तो ये इस सभी के सभी आयन मिलेंगे, पोटेशियम के भी आयन मिलेंगे, एल्यूमिनियम के भी आयन मिलेंगे, सल्फेट के भी आयन मिलेंगे, ये सभी आयन मिलेंगे। ठीक है, बट अगर हम इसको घोल दें किसमें, जलीय माध्यम में इसको घोल दें अगर, तो जैसे मान लीजिए हम घोलते हैं किसको, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को घोलते हैं, तो इसको जैसे ही घोलोगे आप, तो यहाँ पर आपको बस पोटेशियम का आयन मिलेगा, और ये कंप्लीट आयन बड़ा सा मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है ना, संकर आयन कहते हैं, FeCN6। इस पर आपको मिलेगा 4 माइनस, मतलब आपको ना तो फेरस आयन मिलेगा ना तो साइनेट आयन मिलेगा। ठीक है, ये भी नहीं मिलेगा और ये साइनो भी नहीं मिलेगा और फेरस भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ इन दोनों में से कोई आयन आपको नहीं मिलेगा, तो इसका 2 आयन मिलेंगे, एक साधारण आयन और एक संकर आयन। ठीक है ना, ये आपका डेफिनेशन हो गया किसका, द्विक्लवड़ का और संकर लवण का। एक और बात होती है, द्विक्लवड़ में सबसे कॉमन सी बात ये होगी, इसमें जो ऋणायनिक भाग होगा, ऋण आयन वाला, देखिए इसमें जो ऋणायन वाला भाग होगा वो दोनों में सेम होगा। जैसे धनायन वाला पार्ट तो अलग अलग रहेगा, बट ऋणायन वाला पार्ट जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। एग्जाम्पल की जैसे इधर देखिए, पोटेशियम के साथ भी क्लोरीन है, मैग्नीशियम के साथ भी क्लोराइड है, यहाँ भी क्लोराइड है, यहाँ भी क्लोराइड है। ठीक है ना, ये दोनों भाग सेम है कि नहीं, बिल्कुल हर एक द्विक्लवड़ में ऐसा ही होता है, मतलब धनायन वाला भाग अलग अलग हो सकता है, बट ऋणायन वाला भाग हमेशा सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, यहाँ पर देखिए सल्फेट सल्फेट सेम है। वैसे ही देखिए फिटकरी में, कोई भी फिटकरी में देखिए सब, है ना, तो ऐसे करके इनकी और भी पहचान है। ठीक है, तो इनमें जो प्रमुख अंतर है, अब हम अंतर को लिखेंगे। ठीक है ना, तो अंतर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके बाद एक एक करके सबको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनकी अलग अलग परिभाषा लिखने के बाद हम उनके अंतर को लिखेंगे। ठीक है, अंतर कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका, देखिए जो द्विक्लवड़ होते हैं उनके प्रमुख अंतर इधर है, जो संकर लवण होते हैं उनके प्रमुख अंतर इधर है। ठीक है ना, द्विक्लवड़ में क्या होता है, ये केवल ठोस अवस्था में ही पहचान, वो तो अपने डेफिनेशन में लिख ही दिया था, बना रहता था, गलित या द्रवित अवस्था में अपने सभी आयनों में टूट जाते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है ना, ये तो इनका पहला पॉइंट हो गया, इसमें भी वही रहेगा पहला पॉइंट। ठीक, वैसे अगला है, ये 2 से अधिक आयन देते हैं। ठीक है, अच्छा इनको जब भी आप डिजोल्व करोगे, ये हमेशा है, ठीक है, एक धनायन या 2 धनायन होगा। ठीक है, 2 धनायन होगा और एक ऋणायन होगा, ऐसा, क्योंकि ऋणायन इनका सेम होता है। ठीक है, ये हमेशा 2 से ज्यादा आयन देते हैं, बट ये सदैव 2 ही आयन देंगे, इनका मतलब सदैव देव, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 आयन देंगे, कि मतलब कौन सा, एक होगा इनका साधारण आयन जो धनायन हो सकता है या ऋणायन हो सकता है, एक इनका संकर आयन होता है, या तो धनायन होगा या तो ऋणायन होगा। ठीक है, तो 2 आयन आते हैं। अगला, इनका ऋणायनिक भाग सदैव समान होता है। एग्जाम्पल यहाँ आपके साथ है, देखिए इनका ऋणायनिक भाग, देखिए ऋणायनिक भाग सल्फेट, ऋणायनिक भाग सल्फेट, ऋणायनिक भाग क्लोरीन, ऋणायनिक भाग क्लोरीन, हमेशा सेम रहेगा इनका ऋणायनिक भाग। बट इनका क्या होता है, इनमें तो धनायन होता है तो दूसरा ऋणायन होता है, तो सेम होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगला पॉइंट है, ये अपने सभी अवयवी आयनों के परीक्षण देते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम फिटकरी को अगर डिजोल्व कर दें, एक बर्तन में घोल दें, ठीक है, इस विलयन में, इसमें आपको पोटेशियम के भी आयन दिखेंगे, सल्फेट के भी आयन दिखेंगे। ठीक है, और इसमें आपको जो है एल्यूमिनियम के भी आयन दिखेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये अपने सभी आयनों के, अगर आपको पोटेशियम का टेस्ट करना होगा इनमें, तो पोटेशियम का भी मतलब टेस्ट देंगे ये, सल्फेट का भी टेस्ट देगा ये फिटकरी, और एल्यूमिनियम का भी टेस्ट देगी ये फिटकरी। ठीक है ना, तो ये सभी आयनों के टेस्ट देते हैं, सभी आयनों के परीक्षण देते हैं, बट ये अपने सभी आयनों परीक्षण नहीं देते। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड को या फिर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को घोल दें, ठीक है, बर्तन में डिजोल्व कर दें, इसमें आपको पोटेशियम आयन मिलेगा और आपको एक बड़ा सा संकर आयन मिलेगा, जिसे FeCN6 का 4 माइनस होगा, ये आपको मिलेगा। अगर आप देखना चाहोगे इसमें फेरस का भी मिल जाए आयन तो नहीं मिलेगा आपको, साइनाइड का भी आयन मिल जाए तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें केवल पोटेशियम का आयन मिलेगा और आपका ये जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी अगला पॉइंट क्या है, अगला, इनमें धातु आयन अपनी साधारण संयोजकता में रहते हैं, इनमें नॉर्मल बैलेंसी रहती है धातु आयन की, जैसे पोटेशियम की 1, एल्यूमिनियम की 3 आपकी, ऐसा कुछ होगा। बट इनमें जो होती है, वर्नर के थ्योरी में आपको क्लियर बताया जाएगा
कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता पूरी की पूरी वर्नर थ्योरी जो है वो इसी पर डिपेंड करती है कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। उसी को क्लियर करके जो पूरा वर्नर थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें धातु आयन की जो होती है दो संयोजकताएं, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता। और एग्जाम्पल के लिए आपका ये हो क्या, ये इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन खत्म होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं। इस चैप्टर का अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने देखिए इधर, ये अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लिगैंड क्या होता है तथा एक दंती, द्विदंती, बहुदंती लिगैंड को परिभाषित कीजिए। ज्यादातर ये एक दंती लिगैंड की ही परिभाषा पूछता है, बट हम पूरे लिगैंड पर पीएचडी करेंगे। ठीक है, लिगैंड होते क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं, तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए। लिगैंड के बारे में चर्चा करने से पहले आप अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ने जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बड़ा सा ब्रैकेट होता है। ठीक है ना, उसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं। ठीक है ना, जैसे आपका एग्जांपल हमने अभी लिखवाया था उसमें कि आपका हो गया जैसे K4FeCN का 6 टाइम्स है ना, तो ऐसे कुछ लिखा होगा आपका, ये बड़ा सा ब्रैकेट होगा। इसमें कुछ चीजें उनको पहले हम समझ लेते हैं थोड़ी थोड़ी। ये जो पहले लिखा होता है मतलब जो बड़ा सा ब्रैकेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन मंडल या सत्ता बोलते हैं। उपसह संयोजन मंडल या सत्ता बोलते हैं इसको। ये जो बड़ा सा गोला है इसको हम बोलते हैं उपसह संयोजन मंडल या सत्ता बोलते हैं। ठीक है ना, अगला आपका क्या होता है, ये यहाँ पर ब्रैकेट जहां से स्टार्ट होगा उसमें जो पहला एलिमेंट लिखा होगा, ब्रैकेट बड़ा सा जहां से स्टार्ट होगा पहला एलिमेंट जो होता है इसको हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है ना, ये आपका होता है केंद्रीय धातु परमाणु, इसको सेंट्रल मेटल एटम CMA शॉर्ट में कहते हैं। ये आपका होता है CMA। बाकी इसके अलावा इस बड़े से ब्रैकेट में CMA के अलावा और जो भी चीजें होती हैं वो सब के सब क्या होते हैं, लिगैंड होते हैं। क्या होते हैं, लिगैंड होते हैं। ठीक है, और यही लिगैंड इस CMA को ढेर सारे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा, उपसह संयोजी बंध बनाते हैं ये लिगैंड, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देकर। ठीक है ना, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो लिखा होता है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सह आयन। सह आयन या फिर इसी को बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन। ठीक है, ये काउंटर आयन या फिर सह आयन कहलाता है। ये धनायन होगा या फिर ऋणायन होगा। यहाँ पहले अगर होगा तो धनायन होगा, बाद में होगा तो ऋणायन होगा। एक और बात, अगर काउंटर धनायन होगा तो काउंटर ऋणायन नहीं होगा, और अगर काउंटर ऋणायन होगा तो काउंटर धनायन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो ही आयन होंगे, एक काउंटर धनायन, ये पूरा बन जाएगा ऋणायन, और अगर यहाँ पर काउंटर धनायन ये बनेगा तो इसके बाद आएगा आपका ऋणायन। क्योंकि अपना IUPAC कहता है कि जब हम किसी आयनिक यौगिक को लिखते हैं तो उसमें धनायन को पहले लिखा जाता है, ऋणायन को बाद में। एग्जाम्पल के लिए आपका NaCl लिखते हैं हम लोग, ना कि कभी ClNa लिखते हैं। ठीक है, ClNa कभी हम नहीं लिखते। क्यों लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू IUPAC पहले हम क्या लिखते हैं, धन आयन को लिखते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये CMA हो गया, इसके अलावा जो भी रहेगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो क्या होता है, आपका लिगैंड होता है। अब लिगैंड की परिभाषा क्या है, लिगैंड की परिभाषा यही है, किसी उपसह संयोजी यौगिक में, ठीक है, किसी उपसह संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को, ठीक है, किसी उपसह संयोजी यौगिक में वे स्पीसीज में क्या हो सकती हैं, आपके धनायन हो सकते हैं, ऋणायन हो सकती हैं, या फिर वो उदासीन भी हो सकती हैं। तो किसी उपसह संयोजी यौगिक में वे धनायनिक, ऋणायनिक या उदासीन स्पीसीज जो CMA को मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को कुछ इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजी बंध बनाती हैं, हम इन स्पीसीज को क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा उपसह संयोजी मंडल के अंदर होती हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, फिर लिगैंडों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, वर्गीकृत करते हैं कितने प्रकार के लिगैंड होते हैं। अच्छा, लिगैंड का हिंदी नाम भी होता है, इसका हिंदी नाम होता है संयुग्मी, लिगैंड या संयुग्मी। तो पहले परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उनके हम प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार लिगैंड की परिभाषा हम लगाएंगे। ठीक है, लिगैंड क्या होता है, लिगैंड एक संयुग्मी। ठीक है, उपसह संयोजी मंडल के अंदर उपस्थित ऐसी धनायनिक, ऋणायनिक या उदासीन स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके, ठीक है, दानी लोग होते हैं, उपसह संयोजी बंध का निर्माण करती है, उन्हें लिगैंड या संयुग्मी कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करती है तो इन्हें हम लुईस क्षार भी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा लुईस ने क्या बोला था,
जो लोग इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, ले लो भैया चाहे इधर घूम के, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। जो लोग घूम घूम खोजते हैं भिखारियों की तरह, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उनको हम क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, लिगैंड, ठीक है, इनको एल से इंडिकेट कर लेते हैं हम लोग। लिगैंड क्या करते हैं, CMA को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए जो लिगैंड होते हैं CMA को, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं दाता परमाणु। क्या कहते हैं, दाता परमाणु। और ये या फिर केवल दाता कह सकते हो, परमाणु में कभी कभी समूह होता है ना, तो ये दाता होती हैं और ये क्या होती हैं, ग्राही होते हैं, ठीक है। तो CMA होते हैं ग्राही, जो इलेक्ट्रॉनों को रखते हैं कहाँ पर, अपने आउटर मोस्ट सेल में, कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को देते हैं, इस ग्राही को इलेक्ट्रॉन को देके रिलेशन बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उपसर्जक बंध कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दाता परमाणु की तरह बिहेव करते हैं, और ये धनायनिक भी हो सकते हैं, ऋणायनिक भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात और, धनायनिक वाले, ठीक है, और ऋणायनिक वाले और आपके उदासीन वाले, आपको पता है धनायनिक मतलब जितने भी केटायन होते हैं, धनायन होते हैं, वो लोग वैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए रहते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की वैसे भी कमी होती है, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बट ये भी करते हैं, बट इनकी संख्या बहुत कम, बहुत मिनिमम है। मतलब धनायनिक लिगैंड जो होते हैं बहुत कम मात्रा में है, सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे ऋणायनिक लिगैंड, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, एक्सेस में बहुत ज्यादा, उदासीन भी है एवरेज में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इनकी दंतुकता क्या होती है। दंतुकता मतलब लिगैंडों को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो लिगैंडों को हम वर्गीकृत कैसे करते हैं, तो लिगैंडों का हम वर्गीकरण अभी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आपका लिगैंडों का वर्गीकरण है, लिगैंडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, ठीक है। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो प्रकार से पढ़ेंगे, आवेश के आधार पर एंड दंतुकता के आधार पर। अभी बताएंगे दंतुकता क्या होती है, ठीक है। दंतुकता में दांत नहीं, ऐसे चबाने भाग्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दंतुकता में दंतुकता बता रहे क्या होता है। आवेश के आधार पर क्या होता है, धनायनिक लिगैंड, आवेश तीन प्रकार के तैयार, उदासीन आवेश भी होता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। धनायनिक लिगैंड, ऋणायनिक लिगैंड और उदासीन लिगैंड, ठीक है। तो जो धनायनिक लिगैंड होते हैं, अभी मैंने बताया था ना, धनायनिक लिगैंड की संख्या बहुत कम होती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा, बहुत कम होती है इनकी। तो ये धनायनिक लिगैंड है, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। ऋणायनिक लिगैंड ये आपका है, ठीक है, और उदासीन लिगैंड ये आपका है, ठीक है। एक बात और, धनायनिक लिगैंडों की पहचान क्या होती है, ज्यादातर धनायनिक लिगैंडों में, ठीक है, ज्यादातर धनायनिक लिगैंडों में अनुलग्न के रूप में IUM, ठीक है, इसको हम EM कहते हैं, EM लगता है, ठीक है, इनके अंत में ऐसे अनुलग्न के रूप में EM होता है, EM, ठीक है ना, सफिक्स के रूप में, जैसे आपका NO प्लस नाइट्रोसोनियम, देखो है ना, नाइट्रोसोनियम, H3O हाइड्रोनियम, वैसे NH3NH2 क्या होता है, हाइड्रोजीनियम, ठीक है ना। तो ऐसे करके इनके लास्ट में EM आता है, ज्यादातर के लास्ट में, हमेशा सबके लास्ट में EM है जरूरी नहीं, ठीक है। बाकी ऋणायनिक लिगैंड में तो इनके लास्ट में जो आपका होता है, जिसको हम कहते हैं अनुलग्न के रूप में, इनमें क्या होता है, O आता है, O अनुलग्न के रूप में O आता है, O, ठीक है ना। ये कैसे, जैसे फ्लोरो क्लोरो, देखो सबके लास्ट में O, ऐसे भी ब्रोमो O, नाइट्रो O, तो इन सबके लास्ट में क्या आता है, O आता है। जितने भी ऋणायनिक लिगैंड आपको मिलेंगे सबके लास्ट में O ही आएगा। अगला आपका क्या है, उदासीन लिगैंड, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। उदासीन लिगैंड की संख्या है एवरेज में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका, अच्छा इनके भी लास्ट में क्या लगता है, इल लगता है, इल, इनके इनमें जो है अनुलग्न के रूप में जो है इल लगता है, इल, ठीक है, वाइल करके ऐसे। जैसे आपका नाइट्रोसिल हो गया, कार्बोनिल हो गया, ये आपके हो गए आवेश के आधार पर। लेकिन आपसे पूछेगा तो आप दोनों लिख सकते हो, इसके मेन आपका ये होता है, ठीक है, इनमें ये सब आ जाते हैं। तो दंतुकता के आधार पर मतलब डेंटिसिटी के आधार पर दंतुकता क्या होती है, इसको समझा जाए पहले। लिगैंड का काम क्या होता है, लिगैंड जो है सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो लिगैंड के द्वारा किसी CMA को कितने इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट किए गए हैं, अर्थात कोई भी लिगैंड किसी CMA के साथ कितने, जैसे जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाएंगे, उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, उतने ही उपसंयोजी बंध बनेंगे। तो जितने उपसंयोजी बंध बनेंगे वही कहलाएगी लिगैंड की दंतुकता, ठीक है ना, सीधी सी बात, डेंटिसिटी कहते हैं इसको। तो लिगैंड की दंतुकता क्या होती है, लिगैंड द्वारा CMA के साथ बनाए गए कोऑर्डिनेट बंध को ही लिगैंड की दंतुकता कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप, लिगैंड की दंतुकता। तो दंतुकता के आधार पर लिगैंडों को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 1 2 3, मेन तो आपके 3, बाकी ये जो आपका बहुदंती होता है इसको भी अलग से त्रिदंती, ठीक है,
चतुर्दंती, पंचदंती और षटदंती में, ठीक है, लिखे हम लोग। इनको कहते हैं हम लोग मोनोडेंटेट, ये बाइडेंटेट होते हैं, ये ट्राइडेंटेट मतलब पॉलीडेंटेट होते हैं, फिर ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेट, ठीक है, ये आपके होते हैं। इनमें से ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुना जाए पहले। लिगैंड के द्वारा सीएमए के साथ बनाए गए कोऑर्डिनेट बंध की संख्या जो होती है, लिगैंड के द्वारा सीएमए के साथ जो उपसहसंयोजी बंध की संख्या बनाई जाती है वही कहलाती है उसकी दंतुकता। अर्थात किसी लिगैंड द्वारा सीएमए के साथ बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या उसकी दंतुकता कहलाती है, ठीक है। तो एक लिगैंड अगर एक ही उपसहसंयोजी बंध बनाता है किसके साथ, सीएमए के साथ, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, तो उसकी दंतुकता कहलाती है एक, अर्थात वह एक दंती लिगैंड है। जैसे ये लिगैंड होते हैं सीएमए के साथ, सीएमए को हम सीएमए या फिर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर सीएमए के साथ लिगैंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक ही उपसहसंयोजी बंध बना रहा है, तो एक दंती लिगैंड कहलाता है, ठीक है। और अगर कोई लिगैंड ऐसा लिगैंड जो सीएमए के साथ दो उपसहसंयोजी बंध बनाए, जैसे ये लिगैंड आपका है एक उपसहसंयोजी बंध, दो उपसहसंयोजी बंध, अगर लिगैंड सीएमए के साथ दो उपसहसंयोजी बंध बनाता है तो आपका द्विदंती लिगैंड कहलाएगा। और अगर कोई लिगैंड, ठीक है ना, तो इनकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं उनको हम एक दंती लिगैंड कहते हैं। और ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं उनको, तो ऐसे ही सबका लिख डालेंगे, ठीक है। बहुदंती में दो से ज्यादा आप क्या, या तो तीन होगा, तो ऐसे लिगैंड जो सीएमए के साथ मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ तीन उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, तो ऐसे लिगैंडों को हम क्या कहते हैं, ट्राइडेंटेट या फिर त्रिदंती लिगैंड। और ऐसे लिगैंड जो सीएमए के साथ एक, दो, तीन, चार उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं एक साथ में, एक ही बार चार उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे तो आपके चतुर्दंती। वैसे ही ऐसे लिगैंड जो सीएमए के साथ कितने, एक, दो, तीन, चार, पांच उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे। अच्छा एक बात और, जितने उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे उसी का डबल टाइम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि एक उपसहसंयोजी बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो अगर पंचदंती लिगैंड का पूछा जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है पंचदंती लिगैंड द्वारा सीएमए को, तो क्या कहेंगे हम लोग, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, बेचारे बड़े अमीर टाइप के होते हैं ऐसा, ठीक। षटदंती लिगैंड ऐसे होते हैं जो किसी सीएमए के साथ एक ही बार में छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम कहते हैं, ठीक है। अब इन सबका मैं एग्जांपल, ठीक है, एक टेबल बना के लिख दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। मतलब एक बुक में ये सभी एग्जांपल नहीं मिलेंगे, हम ढेर सारे एग्जांपल खोज के रखे हैं, उन सभी एग्जांपल को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है, एक दंती, दो दंती और सबका, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लिखा कि हम ये वाला भी क्वेश्चन अब कंप्लीट करते हैं, अगला क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके सभी लिगैंड देखिए क्रम से मैंने बना दिए एग्जाम्पल उनके। एक दंती लिगैंड ये सब के सब है, ठीक, एक दंती, एक्वा, नाइट्राइटो, एमीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, हाइड्रोनियम, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब आपके। अच्छा एक बात और, आप जब भी लिगैंड को मेमोराइज करिएगा तो आप इनके चार्ज को भी बिल्कुल याद करिए, ठीक है। चार्ज से आप आगे चल के जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जब आपको IUPAC लिखना होगा, इनका IUPAC नामकरण करना होगा, तो जब भी नामकरण करेंगे तो इनका आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके इनकी आक्सीकरण अवस्था पता रहेगी, तब जाके आप उनका मतलब पूरे कंपाउंड के सीएमए का आक्सीकरण अवस्था निकाल पाएंगे। इसलिए इनका चार्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम क्लोरो चार्ज -1, ब्रोमो चार्ज -1, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है आपकी, ठीक है, चार्ज वाली। बाकी द्विदंती लिगैंड देखिए एथिलीन डायमीन, और बाकी आपका क्या है, ऑक्सीलेटो को हम लोग शॉर्ट में OX से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं OX देता है, या फिर इसका फॉर्मूला होता है C2O4 का 2- इसका चार्ज 2- का होता है, ये आपका फॉर्मूला टोटल है, ठीक है। अच्छा ये जो आपका कंपाउंड है, ये जो आपका लिगैंड है एथिलीन डायमीन, ये ऐसा लिगैंड है, इससे मिलाकर हम, इसी से हम त्रिदंती, चतुर्दंती, पंचदंती, षटदंती, चाहे जितना दंती लिगैंड बनाना हो बड़े आराम से बना सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए द्विदंती लिगैंड में क्या था, 2 एथिलीन थे, 2 एमीन थे। अभी देखिए ये आपका डाइप्रिडिल भी 2 दंती, बाकी इधर देखिए त्रिदंती लिगैंड अगर इसी से बनाना है तो क्या करेंगे, एथिलीन 2 लगाए और उसमें कितने एमीन लगा दिए, 3, जितने एमीन रहेंगे उतना दंती बनेगा, ठीक है। जैसे इधर देखिए एक NH2 यहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा और यहाँ से डोनेट करेगा, तो यहाँ से देखिए इधर जैसे मान लीजिए इसमें कैसे द्विदंती लिगैंड होगा, एक यहाँ से डोनेट कर देगा, एक यहाँ डोनेट कर देगा ये हमको, तो द्विदंती हो गया। वैसे यहाँ से एक यहाँ से करेगा, एक यहाँ से करेगा, एक यहाँ से करेगा, तो ये त्रिदंती हो गया। और ये भी देखिए त्रिदंती, इसको हम टर्पिडिल भी कहते हैं, ठीक है, टर्पी कहते हैं शॉर्ट में। बाकी एथिलीन डायमीन से हम मिला के फिर चतुर्दंती लिगैंड भी बना सकते हैं। इसमें कितने एथिलीन होंगे, 1 एथिलीन, 2 एथिलीन,
4 एमीन बनाने पड़ेंगे इसमें, 4 एमीन। देखिए 1 एमीन, 2 एमीन, 3 एमीन, 4, ऐसे श्रृंखला में जोड़ दीजिए इनको। तो ऐसे करके जितने एथिलीन जोड़ेंगे उससे एक ज्यादा एमीन जोड़ देंगे, तो आपका चाहे जितना दंती लिगेंड बना सकते हैं। कैसे? इसी से, ठीक है ना, जैसे इसको बनाया मैंने। वैसे अगर पंचदंती इसका बनाना होगा तो 1 एथिलीन, 2 एथिलीन, 3 एथिलीन, यहाँ 1 2 3 एथिलीन था, इसमें 4 एथिलीन जोड़ देना और 5 एमीन जोड़ देना। अगर षटदंती बनाना होगा तो आपका जो है कितना रहेगा, चतुर्दंती में 3 था तो यहाँ पर 4 होगा और फिर वो अपना 5 हो जाएगा, ऐसे करके 6 हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेने से बना लेना। बाकी यहाँ पर देखिए पंचदंती के लिगेंड का एग्जांपल ये वाला कौन सा है, ये इसको हम कहते हैं एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट कहते हैं, EDTA बोलते हैं, बट 3 वाला EDTA है। जैसे देखिए ये एथिलीन है, ये 2 एमीन है, 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, 3 एसीटेट, तो ट्राई एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट, ठीक है। और 1 - 2 - 3 तो 3 वाला है। ये पंचदंती लिगेंड, एक यहाँ डोनेट करेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 1 2 3 4 5 डोनर साइट होती है। अच्छा, लिगेंड की दंतुकता की परिभाषा ऐसे भी लोग कहते हैं कि ऐसे मतलब किसी लिगेंड में जितने डोनर साइट होते हैं, जितने मतलब दाता परमाणु होते हैं, वही उसकी दंतुकता होती है। ऐसा तो सही नहीं सकता, क्योंकि कुछ उभयदंती लिगेंड भी होते हैं, तो इनमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर ना। तो ये ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है, आपका एग्जाम्पल। और बाकी देखिए षटदंती लिगेंड वाला क्या है, ये आपका एथिलीन डायमीन 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, ये आपका। अगर केवल EDTA कहीं लिखा है तो आप यही वाला EDTA मानोगे, वो हेक्साडेंटेट लिगेंड। एक बार तो ऐसे ही पूछा था, EDTA का फुल फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो ऐसे बना देना और ये पूरा। तो इस प्रकार लिगेंड आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। देखिए इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला सबसे फेवरेट क्वेश्चन किसका होता है इस चैप्टर का, जो IUPAC नामकरण से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो IUPAC नामकरण की बात अगर कर ली जाए तो इस चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा गया है। आप किसी साल का प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, ये जरूर पूछे गए होंगे। कभी कभी क्या पूछता है, इनका फॉर्मूला दे के नाम पूछ लेता, कभी कभी नाम दे देता, फॉर्मूला आपसे पूछता, ठीक है, अच्छे से पूछता आपको। और देखिए IUPAC लिखने का सबसे बेस्ट ट्रिक जो आपका है, यही आपका है, ठीक है ना। इसी के बेस पे आप IUPAC लिखेंगे। किसी भी कंपाउंड का लिखना होगा तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को। पहले काउंटर धनायन, फिर लिगेंड, फिर CMA, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फिर लिखेंगे, फिर काउंटर रिलायन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, IUPAC लिखने से पहले क्या क्या चीजें आपको देखनी है। सबसे पहली बात तो ये देखना है कि जो आपका ये उपसेचन मंडल है, इस पर आवेश कौन सा आ रहा है, धनात्मक आवेश आ रहा है कि ऋणात्मक आवेश आ रहा है। अगर K3 है, देखिए यहाँ पर अगर, अच्छा सबको पता है ये कौन से कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। और आयनिक कंपाउंड AB टाइप के होते हैं, मतलब उसमें एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। अगर पहले जो लिखा वो प्लस है और दूसरी बार जो लिखा वो माइनस आपका, ठीक है। तो ऐसे देख लीजिए, ये आपका प्लस बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, माइनस बनेगा। इस पर प्लस चार्ज है और इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस। तो अगर इस पर माइनस चार्ज है तब प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। और अगर प्लस चार्ज है तो कोई बात नहीं, अगर इस पर प्लस है या फिर उदासीन है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर माइनस चार्ज है तो फिर दिक्कत होगी। माइनस चार्ज होने पर हम लोग क्या करते हैं, CMA के लास्ट में क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, ATE 8, ठीक है ना। ऐसा कुछ करते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब उपसंयोजी मंडल पर चार्ज कैसा होगा, ऋणावेशित होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को करने, ठीक है। NiNH3 का 6 Cl2। तो हम एक पहले क्वेश्चन को करते ये वाला। तो आपका क्या NiNH3 का कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। फिर आपका क्या है, Cl2 है। क्वेश्चन को करने से पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है, ठीक है ना। तो जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इसका X मानेंगे, इसका होता है 6 गुणे, इसका एमीन आपका उदासीन लिगेंड होता है, 0 कर देंगे। क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, 2 बार 2 गुणे -1 के बराबर क्या कर देंगे, 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। x + 6 - 2 = 0, x - 2 = 0, x = +2। हमेशा ही प्लस में आएगी ऑक्सीकरण संख्या। क्यों, क्योंकि ये धातु होते हैं और धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है, धनावेशित होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इतना हो गया, तो फिर अब लिखते हैं हम लोग नामकरण। काउंटर धनायन पहले लिखेंगे, यहाँ कोई है धनायन, नहीं है। काउंटर क्या होता है, जो ब्रैकेट से बाहर होता है, कोई है ही नहीं। ऋणायन है तो उसको बाद में लिख देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, काउंटर धनायन तो है ही नहीं, लिगेंड है, 6 लिगेंड, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा, तो लिख देंगे हेक्सा। इसका नाम क्या, एमीन, तो लिख देंगे एमीन। इस पर चार्ज कौन सा आया था, माइनस। इस पर प्लस आया था, प्लस आया था, तो इसका नाम निकिल ही लिखेंगे, हेक्सा एमीन निकिल। क्या लिख देंगे, हेक्सा एमीन निकिल। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई थी, सेकेंड। 2 आई थी, तो उसको रोमन अंक में, ऐसे 2 हिंदी में नहीं लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे 2। बाकी फिर क्लोरीन को लिए इसके लिख देंगे क्लोराइड हो गया लास्ट में, काउंटर ऋणायन, क्लोराइड। अच्छा एक बात और, अगर यही क्लोरीन अंदर होता तो हम क्लोरो लिखते। क्यों लिखते, क्योंकि वो लिगेंड की भांति व्यवहार करता था।
तो लिगेंड की तरह बनता तो क्लोरो, और अपने आयन की तरह से है तो क्लोराइड लिखेंगे। ये आप कंप्लीट नाम हो गया इसका, ठीक है। ऐसे ही सेकंड का देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का नाम करने से पहले ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, CO, En का ट्वाइस है, इसके बाद Cl2 है, इसमें भी एक और Cl है। इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, x मान लो, जिसकी निकालनी होती है उसकी x, मतलब CN की x मानेंगे, बाकी एथिलीन डायमंड का चार्ज कितना होता है 0, 2 × 0 प्लस क्लोरीन का कितना होता है -1, 2 × -1 प्लस इसका भी -1 बराबर 0। x माइनस का 2, देखिए 0 हो जाएगा ना, तो 2 माइनस का -1 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा प्लस का 3 आ गया कोबाल्ट की, ठीक है ना। अब इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने के लिए पहले काउंटर धनायन है ही नहीं, लिगेंड है 1 2 दो लिगेंड। एक बात और, अब जब दो लिगेंड आ गए तब देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका क्लोरो C से शुरू होगा, इसका एथिलीन डायमंड E से शुरू होगा, तो कौन पहले आएगा ABCD में, पहले CE ABC, पहले C आता है, तो पहले क्लोराइड लिखेंगे, क्लोरो वाला लिखेंगे, तो लिखेंगे डाई, 2 बार है तो डाई, फिर लिखेंगे क्लोरो, डाई क्लोरो, फिर इसको लिखेंगे। अच्छा एक बात और, आपको नियम लिखवाया गया होगा कि जब किसी लिगेंड में ही पहले से डाई ट्राई आदि मौजूद होते हैं तो उनके 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो के लिए फिर लिखेंगे 20, इसका नाम क्या, एथिलीन डाई एमीन। ऐसा क्यों कर रहे हैं 20, क्योंकि इसके वर्ड में ही डाई पहले से ही छिपा है। तो ये हो गया अब तो लिगेंड की खत्म कहानी। बाकी लिखते हैं किसको, काउंटर सॉरी लिगेंड को लिख दिए हम लोग, अब CMA को लिखेंगे। CMA का नाम क्या, कोबाल्ट, तो लिख देंगे कोबाल्ट। फिर इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आई थी, 3 आई थी, यहाँ लिख देंगे थर्ड। फिर इसका लास्ट में क्या था, क्लोरीन का, लिख देंगे क्लोराइड। ये आंसर हो गया इसका, डाई क्लोरो 20 एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार IUPAC पूछे, मतलब इन सब क्वेश्चन को बार बार आपका यूपी बोर्ड पूछा है। ये आपके फेवरेट क्वेश्चन है, इनको तो बिल्कुल पक्का देख के जाइएगा, ठीक है। इसका आंसर खत्म। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ये तीसरा वाला, ठीक है। इसको नोट करते जाइएगा आप लोग साथ साथ में, ठीक है। मैं इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है K3CrC2O4 का थ्राइस है। इसका नामकरण देखिए कैसे होगा। तो पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाली, पोटेशियम की +1 होती है तो 3 × +1 प्लस क्रोमियम की x, इसकी होती है -2, लिखा गया था वहां पर। ये होता बाइडेंटेट लिगेंड, मतलब द्विदंती, इस पर चार्ज होता -2। तो 3 है तो 3 × -2 बराबर क्या हो गया 0। सॉल्व कर लीजिए, प्लस का 3 प्लस का x प्लस का नहीं -6 बराबर 0, x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, +3 आएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +3 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, +3 ऑक्सीकरण संख्या आ गई है तो इसका नाम क्या होगा, नामकरण कर दीजिए। अच्छा एक बात और देखिए, यहाँ पर काउंटर धनायन है, और जब भी काउंटर धनायन होगा तब हम CMA के नाम के अंत में 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि धनायन इसका चला जाएगा तो इस पर आएगा ऋण आयन, और जैसे इस पर ऋण आयन आ गया इस पर लगेगा 8, ठीक है ना। तो नाम लिख देते हैं इसका, तो हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम। मैंने ये भी बताया था कि जब भी काउंटर धनायन या ऋणायन लिखोगे तो उसका संख्या नहीं लिखोगे, 3 बार तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल पोटेशियम। तो हो गया पोटेशियम, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे हम लोग ये लिगेंड, 3 बार है तो लिखेंगे ट्राई। अब इसमें मैं ट्रिस लगा देना, बिस्ट्रिस, ऐसा कुछ नहीं, इसका नाम होता है ऑक्सीलेटो, उसमें कहीं पर डाई ट्राई आदि नहीं है, तो लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। इसके बाद क्या लिखेंगे, क्रोमेट। क्या लिखेंगे, अच्छा क्यों क्रोमेट लिख रहे हैं, क्योंकि इस पर आया था माइनस, तो क्रोमेट। इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 आई, तो थर्ड लिख देंगे आंसर। और कोई बचा है, चौथा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं पहले। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, CONH3 का 5 टाइम्स है, CO थ्राइस है, ठीक है, ऐसा कुछ है। CONH3 का 5 टाइम्स है, CO3 है, फिर आपका है Cl, सॉरी यहाँ से इसका नामकरण कर देते हैं। पहले ऑक्सीकरण संख्या x प्लस इसका 5 × 0 प्लस इसका कितना, CO3 कार्बोनेट होता है, -2 होता है, -1 होता है, बराबर 0, ठीक है ना, बराबर 0 कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए, x -2 -1 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा, +3। फिर से सॉल्व कर लीजिए, x बराबर +3। अब इसको जो है इसका नामकरण कर दीजिए। नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, पहले किसको लिखेंगे, काउंटर धनायन है ही नहीं, लिगेंड है, 2 लिगेंड, कार्बोनेट C से, एमीन A से, तो पहले किसको लिखेंगे, A वाला कि C वाला, पहले ABCD, A आता है पहले A लिखेंगे, ठीक है ना। ABCD नहीं पढ़ा रहे हैं, नामकरण लिखवा रहे हैं, ठीक है, किसी से बताना मत। चलिए देखिए इधर,
5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटा। तो पहले लिगेंड देखिए, पहले लिगेंड तो लिखेंगे पेंटा, और इसका क्या नाम है, एमीन, पेंटा एमीन कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है ना। फिर लिखेंगे क्या, लिगेंड खत्म, अब आ गया बारी किसकी, सीएमए की। कौन है, कोबाल्ट है। कौन है, कोबाल्ट है। कोबाल्टेट नहीं है ना, नहीं कोबाल्टेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि काउंटर धनायन नहीं है। तो पेंटाएमीन कार्बोनेट कोबाल्ट है। इसके बाद कौन आएगा, क्लोराइड है। सॉरी, कोबाल्ट के बाद क्या लिखा जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3rd है। फिर कौन आ गया, क्लोराइड आ गया, तो क्लोराइड को लिख लो। सुंदर सा प्यारा सा नाम आ गया। क्या नाम है, पेंटाएमीन कार्बोनेट कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। इसको मिटाइए, खत्म ही हुआ। इसके बाद कौन सा आया, ये 5वां। चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया FeNH3 का कितना टाइम्स है, ट्वाइस है। Cn का 4 टाइम्स है। इसको कर लेते हैं। पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, ठीक है गुरुजी। ऑक्सीकरण संख्या निकाली जा रही है। x ये कितना है, 2 × 0, ये कितना है, 4 × -1 = 0, x + 0 - 4 = 0, x बराबर कितना आ गया भैया, 4 आएगा। कोई बात नहीं, आएगा तो आएगा, +4 होता तो है नहीं, बट कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। तो इसको लगा, एक मिनट, इस पर -1 भी है, तभी तो गड़बड़ हो गया। यहाँ -1 कर देंगे, क्योंकि इस पर -1 है ना। जितना चार्ज होता है उसको बराबर कर देते हैं, अगर कुछ नहीं तो 0 कर देते हैं। तो ये -1, ठीक है ना। ये कितना आएगा, -4 +1, सॉरी ये इधर जाएगा, +4 -1 कितना आएगा, 3 आएगा। तभी तो मैं कह दिया कि कैसे इतना ज्यादा आ गया। +3 आ गया, नामकरण कर दो जल्दी से। चार्ज क्या, माइनस है, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, 8 लगेगा। लगा दो जल्दी से। क्या हो गया, काउंटर धनायन है, नहीं है, लिगेंड है, हाँ है, सीएमए है, सब है। तो लिगेंड के नाम देखो, लिगेंड ये एमीन से, ये साइनोसी से, कौन पहले आएगा, ए पहले लिखेंगे। डाईएमीन क्या बार है, डाईएमीन। फिर क्या लिखेंगे, टेट्रा सायनो, डाईएमीन टेट्रा सायनो, डाईएमीन टेट्रा सायनो, ठीक है ना। फिर आपका कौन आने वाला, डाईएमीन आ गया, टेट्रा सायनो आ गया। फिर आपका सीएम में आएगा, सीएम का नाम है फेरस। तब होता जब इस पर माइनस ना होता, माइनस फेरेट लिखेंगे, फेरेट। फिर क्या हो जाएगा, फेरेट के बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी, 3 आई थी, आंसर खत्म। अच्छा एक बात और, इस पर माइनस है तो इसके लिए आयन यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर माइनस या प्लस देकर देगा लिखेगा, तो आपको वहां पर आयन लास्ट में लगा देना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बाकी चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। कौन सा, 6वां क्वेश्चन, NiCO4, NiCO4। इस क्वेश्चन को लगाइए। पहले ऑक्सीकरण संख्या x प्लस, ये उदासीन लेंगे तो 4 × 0 बराबर 0, x बराबर 0। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, 0 आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। निक तो कोबाल्ट, एक मिनट, कोबाल्ट नहीं भैया, इसका नाम होता है कार्बोनिल। तो 4 के लिए टेट्रा, फिर लिखेंगे कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, फिर लिखेंगे निकिल, आंसर। सेकेंड में 0, क्योंकि इस पर ना तो प्लस है ना तो माइनस है, यहाँ निगेटिव नहीं लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल, फिर निकिल, फिर 0, खत्म। अगला 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन। और तो 7वां क्वेश्चन क्या आपका, K2ZnOH का 4 टाइम्स, इसको लगाते हैं। चलो K2Zn, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ, ऐसे रहना चाहिए था, ठीक है ना। चलो इधर देखो, K2ZnOH का 4 टाइम्स, इसको सॉल्व करते हैं। इसका कितना, तो पोटेशियम का प्लस का 1 होता है, तो 2 × प्लस का 1 प्लस का Z, इसका x होगा ना, इसका 4 × माइनस का 1 होता है, इसका हाइड्रोक्सो का 0। सॉल्व कर लो, प्लस का 2 प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। मतलब Zn यहाँ पर किस स्टेट में, Zn 2+ की स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण कैसे करेंगे, जल्दी से लिखो। क्या हो गया इसका नाम, देखो काउंटर धनायन है, काउंटर धनायन है, इसका मतलब इसमें माइनस आएगा, तो जिंक क्या लिखेंगे, जिंकेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जिंकेट। तो नामकरण कर दो इसका। तो ये हो गया पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है ना। फिर देखो लिगैंड को लिखेंगे, लिगैंड को 4 बार के लिए टेट्रा, फिर हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, फिर लिखेंगे जिंकेट, फिर कितना आया था, सेकंड, आंसर आ गया आपका। जिंकेट क्यों लिखे, माइनस आएगा तो 8 लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी है भैया, क्या करें। अगला आंसर लगाते हैं, कौन सा है भैया, 8वां है। चलो 8वां लगा लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है,
H2O का 6 टाइम्स है। ये सब लास्ट की बातें हैं, ये Cl3 है, ठीक है ना। चलो इसको बताते हैं हम लोग, लास्ट की बातें बताते हैं आपको। पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लियो भैया। x कितना है 6 गुणे माइनस सॉरी 0 होता है, एक्वा का 0 होता है, उदासीन लिगेंड होता है। 3 गुणे माइनस का 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3। आंसर ऑक्सीकरण संख्या आ गया। चलो नामकरण करते हैं इसका जल्दी से। अच्छा काउंटर बनाना है नहीं है भैया, इसका मतलब क्या करेंगे, इसका फेरस ही लिखेंगे, फेरेट नहीं लिखेंगे। चलो चलो चलो, तो पहले लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड क्या बार 6 बार के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। क्या नाम है इसका, एक्वा, हेक्सा एक्वा। अरे ये वही एक्वा है जो बॉटल आता पानी पीना, उस पर एक्वा लिखा, एक्वा पीना ऐसा करके कुछ होता है ना, तो वही वाला एक्वा। एक्वा रूट वर्ड होता है किसके लिए, पानी के लिए, ठीक है ना। तो हेक्सा एक्वा। फेरस, फेरस कैसे लिखा जाएगा, फेरस। बाकी आपका कितना था, ऑक्सीकरण संख्या 3। फिर क्या आ गया, क्लोराइड। क्या आ गया, क्लोराइड आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, CO NH3 का 4 टाइम्स है, SO4 है, ठीक है। बंद करो इनको, NO3 कर दो। इनका नामकरण कर देते हैं जल्दी से। इनका नामकरण करने के लिए लिखिए, पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। x 4 गुणे 0 माइनस का 2 होता है सल्फेट का, माइनस का 1 होता है नाइट्रेट का, बराबर 0, ठीक है। आंसर कर दो अब, x माइनस 2 माइनस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 3। आंसर ऑक्सीकरण संख्या आ गया, नामकरण कर दो। पहले काउंटर धन है ही नहीं बच्चा, तो क्या करेंगे, लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड क्या तो दो ठो है, इसका नाम क्या होता है, एमीन होता है, इसका नाम क्या होता है, सल्फेट, सल्फेटो होता है। ऐसे से ए से पहले ए आएगा तो लिखेंगे टेटरा एमीन, फिर क्या लिखेंगे, सल्फेटो, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट ही लिखेंगे। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 लिख देंगे। अबे प्लस का 3 आ गया यहाँ पर, हाँ 3 लिख देंगे। फिर कितना आएगा, नाइट्रेट आएगा, नाइट्रेट आंसर खत्म। अच्छा कभी कभी क्या होता है, वो ये देता है, ये इससे ये, अगर इससे ये आता है तो इससे ये भी आ जाएगा भैया, ठीक है, कुछ करना नहीं है। इससे अगर ये आता है तो इससे ये भी आ जाएगा, आसान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन क्या कहते हैं, IUPAC नामकरण खत्म हुई होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसा कि वर्नर सिद्धांत और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है अभी से बचे हैं, जिनको हम अगली वीडियो में करा देते हैं। वीडियो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 2 बना देंगे हम, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ें एक ही वीडियो में कंटेंट मतलब एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए इस चैप्टर में, इस वाले मतलब इस वीडियो लेक्चर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मतलब ऐसे ही करके मैं हर एक चैप्टर का एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेशल वीडियो था, ऐसे ही हर एक चैप्टर का मैं एक एक करके स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उन सारे वीडियोस में आपके यूपी बोर्ड के ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये पहला पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट कुछ मतलब 2-3 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए वेट करिए और ढेर से ढेर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाइक और सब्सक्राइब और क्या कहते हैं उसको, अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।